नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। पॉलिटिकल की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है और काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है परीक्षा की दृष्टि से। और कोई सी भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उनकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 2, इलेक्शन रिजल्ट फॉर लोकसभा। शिक्षकों के लिए कक्षा 6 और 7 की पाठ्य पुस्तकों में शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। यह उसी क्रम में अगली कड़ी है, लिहाजा अब तक जिन विचारों पर चर्चा की गई उनको संक्षेप में दोहरा लेना अच्छा रहेगा, खासतौर से निर्वाचन, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से जुड़े विचारों को। अगर कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इन विचारों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रसंग में अखबार और टेलीविज़न रिपोर्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 3 में संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र के विचार से किस तरह जुड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझना और विद्यार्थियों को इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए, है ना। अध्याय 3 में संसद के कुछ कार्यों पर चर्चा की गई है। ये कार्य संसदीय लोकतंत्र के विचार से किस तरह जुड़ते हैं, इस बात पर खास जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए नागरिकों की अहम भूमिका को समझना और विद्यार्थियों को इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में सनक भरा तथा नाउम्मीदी का रवैया लिए होते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक के तौर पर आपकी भूमिका इस निराशा को खारिज करने या बच्चों के सुर में सुर मिलाने की नहीं होगी। आपको उन्हें यह बताना है कि संविधान का सही उद्देश्य क्या है। अध्याय 3 कानूनों की समझ पर भी केंद्रित है। बच्चों को कानूनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती। कानूनों के बारे में उन्हें समझाने के लिए ज़्यादातर उदाहरण उनके आसपास के माहौल से लेने पड़ेंगे, तभी वे यह समझ सकते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होते हैं। अध्याय 3 में दिए गए चित्रकथा पट में बताया गया है कि नया कानून किस तरह बनता है। इस चित्रकथा पट का मुख्य जोर संसद में चलने वाली प्रक्रियाओं पर नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को कानून का रूप देने में आम लोग कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कानूनों के अलावा आप किसी नए विचाराधीन प्रस्तावित कानूनों का भी उदाहरण दे सकते हैं, ताकि विद्यार्थी उसके संदर्भ में लोगों की भूमिका को समझ पाएँ। अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है, कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है। इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा लें। विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढें और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। दोबारा देख लें। अध्याय के आखिर में अलोकप्रिय कानूनों की चर्चा की गई है। इसका मतलब ऐसे कानूनों से है जो आबादी के कुछ हिस्सों के मौलिक अधिकारों को बाधित करते हैं। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे समूह दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण दिखने वाले कानूनों का विरोध किया था। कोई कानून किस आधार पर अलोकप्रिय हो सकता है, इस बात की चर्चा के लिए इतिहास के इन उदाहरणों का सहारा लें। विद्यार्थियों को भारतीय संदर्भ में ऐसे और उदाहरण ढूंढने और अध्याय 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों की कसौटी का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में उन पर चर्चा करने का मौका दें। ठीक। संसद तथा कानूनों का निर्माण, ये पाठ है भाई। संसद तथा कानूनों का निर्माण।
हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया, संसद तथा कानूनों का निर्माण, यहाँ से बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद तथा कानूनों का निर्माण। बताई गई है भाई कि ये लोगों की आशाओं, लोगों के द्वारा ही टिकी हुई होती है, क्योंकि लोगों से चुनकर आते हैं। इसमें लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को इस आज़ादी के लिए पूरी देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। दोबारा देख लें। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। बताइए कब कांग्रेस ने मांग की कि निर्वाचित सदस्य विधायिका में सम्मिलित होने चाहिए? 1885 में। उन्हें बजट पर चर्चा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। फोटो शानदार है भाई। ये बटन दबाएं, वोट डालें। बाबा वोट देने आया है भाई साहब, देख रहा है लिस्ट को। ठीक है,
दोबारा से देखते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी से विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। बताइए कब मांग की गई थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए? 1885 में। और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। 1909 बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था, न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। उन्नीस सौ नौ में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें इस सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया। 1909 में क्या प्रावधान किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। ये बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1909, 1919, 1935, 1909। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्र संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। इस क्षेत्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 150 आई समझ में 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8000 टन कागज बनाना पड़ता। है ना। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान को ठोस रूप प्रदान किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। लोग और उनके प्रतिनिधि। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताइए। क्लास मॉनिटर का एक चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों के द्वारा? आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं? चर्चा कीजिए। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा? आपकी राय में शिक्षक द्वारा किया जाता है।
आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? चर्चा कीजिए। फ़र्क पड़ता है ना, अपनी इच्छाओं का दमन हो जाता है। टीचर की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाय, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतंत्र सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। लोग और उनके प्रतिनिधि। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही, आई बात समझ में? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और इसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की सरकार, लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी है भाई। है ना? क्या चल रहा था अपना? नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण रखते हैं। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले से ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। विधायक, एमएलए। एमएलए कौन होता है? हाँ यार, हम भी नहीं जानते इनको सही तरह से। एमएलए, विधायक, एमएलए, सांसद। विधायक, एमएलए कौन होता है और इसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। पहले राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं? चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा, ये तो केंद्र सरकार के हैं। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, राज्य सरकार। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, केंद्र सरकार। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा, केंद्र सरकार। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों से भरें। सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से। अब शानदार क्वेश्चन है ना ये। अब बता, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग
प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए, है ना, प्रत्यक्ष। ये तो ऐसे दे रखा है, लेकिन वो ऐसे भी दे सकता है। वही दे दिया खालिस्तान, बताइए इनमें से कौन सा खालिस्तान में आएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा प्रत्यक्ष रूप से। अपने 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 सार्वभौमिक में अपने विधायकों को चुनते हैं। ये अपने विधायकों को नहीं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधि सेकंड नंबर पे। ये विधायकों, पूरी जनता के बारे में मिलकर। ये सार्वभौमिक मताधिकार पूरी जनता के बारे में नहीं। ये प्रतिनिधियों के बारे में, ये प्रतिनिधियों, भाई देख सुन मेरी बात, ये तो सही है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, ये तो सही है ना। और अपने चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ये भी सही है। ये है ना, प्रतिनिधि हो गया। ये विधायकों पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न देती हो। ये इसमें ये आएगा। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। सही है ना। पहले में प्रत्यक्ष है, दूसरे में प्रतिनिधि है, थर्ड में विधायिका है, विधायकों, और फोर्थ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाही पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? ये संसद है भाई अपनी। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। कितने? 245 सदस्य। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये है ना, ये आंकड़े ये भी कंफ्यूज कर देता है लोकसभा में, क्योंकि वो ऑप्शन में क्या देगा, 245 भी देगा, 545 भी देगा, और 250 भी देगा, और 500 भी देगा। तो 245, 545, राज्यसभा में 245, लोकसभा में 545, 245, 545। संसद की भूमिका। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति
को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह समझें। 7वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2019। राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बामन, त्रिण मुनेत्र कलकम DMK 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC 22, युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी YSRCP 22, शिवसेना 18, जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस JDU 16, बीजू जनता दल BJD 12, बहुजन समाज पार्टी बसपा 10, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS 9, लोक जनशक्ति पार्टी LJSP 5, समाजवादी पार्टी सपा 5, निर्दलीय 4, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML 3, जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस J&K NC, तेलुगु देशम पार्टी TDP। ये नाम पूछ सकता है TDP की फुल फॉर्म क्या है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, अपना दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, श्रोमणी अकाली दल SAD, आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक, AJSU पार्टी एक, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलकम AIDMK एक, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक, AIUDF, जनता दल सेकुलर एक, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM एक, केरल कांग्रेस M KCM एक, मिजो नेशनल फ्रंट MNF एक, नागा पीपल फ्रंट NPF, नेशनल पीपल पार्टी NPP, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी PDPP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, विदुतलाई चुरुत थाईगल कच्ची VCK, कुल 543। बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। कौन सरकार बनाएगा, क्यों? विपक्ष इसको कहा जाएगा, इसकी क्या भूमिका है? लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे? क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है? प्रश्न 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार में ऐसा क्यों है? लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। पंद्रहवीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2009 है ना, ये 2019 है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 2009। राजनीतिक दल, प्राप्त सीटें। राष्ट्रीय दल बहुजन समाज पार्टी बसपा 21, भारतीय जनता पार्टी भाजपा
116। बसपा भारतीय जनता पार्टी भाजपा 116। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 16। बहुजन समाज पार्टी बसपा 21। 2009 का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी 116। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 16। इंडियन नेशनल कांग्रेस 206। नेशनल कांग्रेस पार्टी 9। राष्ट्रीय जनता दल राजद 4। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म 9। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 9/2। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 19। बीजू जनता दल 14। द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म डीएमके 18। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कांग्रेस 3। अन्य जनता दल सेक्युलर 3। जनता दल यूनाइटेड 20। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2। मुस्लिम लीग केरला राज्य समिति मुस्लिम लीग केरला राज्य समिति। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 2। समाजवादी पार्टी सपा 23 जीती थी भाई। शिरोमणि अकाली दल 4। शिवसेना 11। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS 2। तेलुगु देशम TDP 6। अन्य क्षेत्रीय पार्टी 7। पंजीकृत मान्य प्राप्त दल 16। पंजीकृत मान्यता प्राप्त दल 16। स्वावलंबी 3। कुल 543। इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम देखते हैं। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है, लेकिन फिर भी वे लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल ने कितने सांसद हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं? एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब मनोनीत सदस्य हटा दिए भाई। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। 272। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। 272 सरकार बनाने के लिए भाई, ठीक। 272। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया।
जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। सचिवालय की है, इनमें एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया। बाईं और साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। दाईं और नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। ठीक। बाईं और साउथ ब्लॉक का चित्र, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है ना, साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। और नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन से हैं? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। ठीक है। साझा मुद्दों पर काम करते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के कई राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा 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 भी कोई कानून राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। बताइए राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 233 और सरकार बनाने के लिए 275 है ना, 72 है, 272 सदस्य होने चाहिए। 233। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। कितना हो रहा पाठ? नए कानून किस तरह बनते हैं? एलोपरी और विवादास्पद कानून। ठीक। सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। कौन सा? ये प्रश्नकाल वाला। कि ये बताइए प्रश्नकाल कब होता है? जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। ठीक है ना? सबसे पहले कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकारों के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।
संसद कार्यपालिका को सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण। लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन। अतारांकित प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 15 दिसंबर 2017 को। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं है तो इसके क्या कारण है? उत्तर वीरेंद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। सेगे, मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण, भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। कर दिया गया है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री ने क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते? आगे चलते हैं। गोल 5 SDGs। चावल की रोपाई कर रही हैं। जेंडर क्वालिटी, अचीव जेंडर क्वालिटी एंड इम्प्रूव ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन पर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में
महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया है। ठीक है ना। घरेलू हिंसा कानून 2005 में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया गया। अब ऐसी महिला भी घरेलू दायरे में का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। फिर तो अलग चैप्टर आ रहा है ना, अलग है फिर तो रह चुकी। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टरों, अखबारों के संपादकियों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। यहाँ से लेते हैं। ठीक। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। द डेली। महिलाओं के लिए ही क्यों? हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लगा है, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991 में दफ्तर का एक आम दिन, अक्टूबर 2006 की बात है। द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास। 1991 में अप्रैल 1991 दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से नहीं निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। बन जाएगा भाई ऐसा भी कानून। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती है। वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए भाई। जन सुनवाई। उन्नीस सौ 99 में वकीलों, कानूनों के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा 1999 विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? वो बात तो सही है, लेकिन महिलाओं के साथ साथ में अब वर्तमान में स्थिति ये आ गई है कि मनुष्य या फिर मानव या फिर पुरुषों के भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए भाई। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठकें की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हम विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू
करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला सांसदों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। 2006 से अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन दौरान यह नया कानून क्या है। यह पहला कानून जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों, बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिला अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं? क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो? उपरोक्त चित्रकथा पट को पढ़कर बताएं कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाया। इक्वल रिलेशनशिप आर वॉल्यूंस फ्री। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से होने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती है, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, सर्वाइवर। बात तो सही है भाई। बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। सर्वाइवर। बगल में दिए गए पोस्टर के बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं? ठीक। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून क्या है? आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है। ठीक है, संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। संसद के ऊपर भी इस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से
संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों पर पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने के गैर कानून घोषित किया गया। 1 मिनट। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेश नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की अपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। जैसे कि एक आरक्षण का मुद्दा भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें एक का हित होता है, दूसरे का हित होता है। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। अभी एक कानून और बनाया था 3-4 साल पहले कि भाई ये जो विधायक हैं उनको अधिकार देने की बात थी, और पेंशन वगैरह और ये जो और थे ना इनको और डबल करने की, कुछ ऐसा कानून था। या फिर प्रधानमंत्री की शक्ति में बढ़ोतरी का कुछ था, लेकिन उसको पारित तो कर दिया वो, चूँकि बहुमत में सरकार थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया वो कि भाई ये संविधान के खिलाफ है। कुछ था वो कानून, वो विधेयक पता नहीं कन्फर्म, लेकिन था कुछ ऐसे ही। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध वह उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 के पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तक तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती दिखाई दे रही है 1964 में। तगड़ी हस्ती है भाई रोजा पार्क्स। उन्नीस में कानूनी बना हुआ दिया भाई, नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। एक सप्ताह तक अखबार पढ़ें या टेलीविज़न पर खबरें देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। अभी एक बीएड और एसटीसी का विवाद था, जिसमें एनसीटी ने तो दे दी कि बीएड वाले एसटीसी पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर वो रद्द कर दिया भाई। एसटीसी वालों ने रिट लगा दी, तो फिर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भाई आप बीएड वाले एसटीसी की जगहों पर नहीं भर सकते। रखते तो आप उच्च योग्यता हो, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता उन्हीं के पास है 1 से 5वीं तक के। अरेस्ट एस गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टूडेंट्स। ऊपर दी गई तस्वीरों अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए हैं।
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। और मिला कुछ नाम है, नाम ही याद नहीं आ रहा, बहुत लंबा संघर्ष किया था इन्होंने। पोक्सा एक्ट कुछ ऐसे, यानी कि फौजों को हटाने का या फिर फौजों को जो अधिकार दिया गया था सिक्किम वगैरह में, उसके लिए आंदोलन था। और मिला कुछ ऐसे ही नाम है, कन्फर्म पता नहीं है ना। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य समाज संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपने काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। शब्द संकलन ये पार्ट हो चुका है भाई साहब। ठीक। जेंडर क्वालिटी, इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द के संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह के कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है। संसद की भूमिका, लोग और उनके प्रतिनिधि, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। संसद तथा कानूनों का निर्माण। ठीक, क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। स्वीकृति, स्वीकृति किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। स्वीकृति किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद के लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। अनसुलझे, इसका से ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं को कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। गठबंधन, अनसुलझे, इसका से ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं को कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विकास क्रम, इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार
किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है, ठीक है, या विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी भी गिरफ्तार के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1877 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। 1870 राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई गई थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। राजद्रोह 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, राजद्रोह एक्ट 1870 के अंतर्गत। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं, उन्हें सभा करने वे अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। दमनकारी क्या है, राजद्रोह क्या है। विकास क्रम, आलोचना, अनसुलझे, गठबंधन, स्वीकृति। अभ्यास, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। बगल में 2004 है ना के संसदीय चुनाव क्षेत्रों को नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है। आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है। कुल सीटें 543, सामान्य 412, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47, सामान्य 412 412। सामान्य 400, सामान्य की कितनी सीटें हैं 412 और अनुसूचित जनजाति की 47, एससी की 84, 412 84 47, 412 84 47, 412 84 47, 412 84 47। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। उनमें से एक स्तर संसद केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिकाओं को भरें। सामान्य 412, अनुसूचित जनजाति 84 47, 412 84 47। कौन सा से राजनीतिक दल अपनी सत्ता में है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है। पिछले चुनाव कब हुए थे। अगले चुनाव कब होंगे। आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि हैं। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, ये पाठ था भाई।
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।